हम लोग फिल्म के उन एस्पेक्ट्स की बात ज़्यादा करते हैं जो या तो किताबों में लिखे गए हैं या फिर जिनको जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है उसी व्यक्ति से मिलेंगी जो वहाँ उस जगह पे मौजूद रहा हो। तो आप जो ये सीख पाए हैं इसको आप अगर आत्मसात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। सबसे पहले मैं टेक्निया इंस्टीट्यूट को बधाई देना चाहता हूं कि इतना अच्छा आयोजन वो कर रहे हैं। फिल्म का एक फेस्टिवल है, फिल्म फिएस्टा वो कर रहे हैं जो जनरली बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑर्गेनाइज करना। अगर आप कोई सेमिनार करें किसी विषय को लेकर के या कोई क्विज़ करें या कोई कॉन्फ्रेंस करें तो वहाँ चीज़ें अलग होती हैं, थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन जब आप फिल्म का फेस्टिवल करते हैं तो वहाँ प्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, और जब प्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट आती है तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज जुड़ते हैं उसके साथ। फिल्म की प्रोडक्शन करने के लिए आपको फिल्मों का प्रोडक्शन, उसके अंदर जो पैसा लगता है वो, मैन पावर, टेक्निकलिटीज़, स्पेशलिटीज़, ये सारी समझनी होती हैं, और तब जा कर के इस तरह के फिल्म के फेस्टिवल का आप आयोजन कर पाते हैं। अदरवाइज़ फिल्म के फेस्टिवल जनरली बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं करने। इसीलिए आपको ज़्यादातर दिखाई देगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिसर्च रिलेटेड या बातचीत जहाँ पे डायलॉग है या जहाँ पे भाषण हैं या जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल हैं वो ज़्यादा आयोजन होगा, और जहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनके आयोजन कम होंगे, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और स्पेशलिटी का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके कन्वीनर मयंक जी, जैसा अभी उनको फेलिसिटेट किया गया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन वो कर रहे हैं, और सारी फैकल्टी यहाँ पे जो हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का जो आयोजन है, ये उत्सव है, ये फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। और आप लोगों के लिए भी एक मौका है कि आप यहाँ सीख पाएँ बहुत सारी चीज़ें। फिल्मों को देख करके एक तरह से सीखा जाता है और फिल्मों को पढ़ करके एक चीज़ें सीखी जाती हैं। मेरी बातों पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि फिल्मों को देख करके सीखा जाता है और फिल्मों को पढ़ करके सीखा जाता है। ये किताब की बात नहीं है कि फिल्मों को पढ़ना है या किताब को पढ़ना। फिल्मों को पढ़ने की एक अपनी अलग विधा है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनें। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसको आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी इस पे आएगी। जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो आप कलम का इस्तेमाल करते हो, पेन का इस्तेमाल करते हो, या आजकल तो बच्चे लैपटॉप पे लिख रहे हैं या मोबाइल पे डायरेक्ट टाइप भी कर रहे हैं। लेकिन आपको एक इक्विपमेंट चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो पेन हो सकता है। और जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो पेंसिल का इस्तेमाल करते हो या कलर्स का इस्तेमाल करते हो या पेंट का इस्तेमाल करते हो, तो वो आपकी ड्राइंग बनती है। या जब आप कोई बात कहते हो तो शब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो शब्दों के इस्तेमाल से आपने बात कही, पेन के इस्तेमाल से आपने एक स्टोरी लिखी, अपनी बात लिखी, अपनी बात कही, अपने विचार व्यक्त किए, और उसी कलम के इस्तेमाल से आपने एक ड्राइंग बनाई। ये क्या सब हैं आपके? ये आपके एक्सप्रेशंस हैं। लिखना, कलम का इस्तेमाल करना, डायलॉग का इस्तेमाल करना, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, ये सारी चीज़ें आपकी अभिव्यक्ति के साधन हैं, आपके वेज ऑफ एक्सप्रेशन हैं। इनका जब लिखे जाते हैं, कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, इनका एक प्रभाव होता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जब आप एक कहानी पढ़ते हैं, उस कहानी का आपके मन पे एक प्रभाव आता है। जब आप कोई पेंटिंग देखते हैं, उस पेंटिंग का आपके मन पे एक प्रभाव आता है। और जब कोई आप बात कहते हैं, बात सुनते हैं, एक डायलॉग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, एक कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उसका भी एक इम्प्रेशन आता है सुनने वाले के मन पे और कहने वाले के मन पे, जब वो एक बार सेंडर है और दूसरी बार रिसीवर है। आप ये कम्युनिकेशन के मॉडल को समझते हैं। लेकिन फिल्म के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा या सबसे मजबूत बात ये होती है कि इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हो जाता है। आपकी उस पेंटिंग से भी ज़्यादा होगा, आपके उन वर्ड से भी ज़्यादा होगा, आपकी उस स्टोरी से भी ज़्यादा होगा जब फिल्म की बात आएगी। क्योंकि फिल्म के साथ क्या है कि एमलगेमेट करता है आपके स्टोरी को, आपकी पेंटिंग को, आपके डायलॉग को, आपके टेक्स्ट को, और सारी चीज़ों को मिला करके एक जगह आपके सामने पेश करेगा। मतलब आपके पास विजुअल भी हैं, आपके पास साउंड भी है, आपके पास ऑडियो भी है, आपके पास साउंड इफ़ेक्ट भी है, और आपके पास उन सारी चीज़ों को एक बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत करने की एक शक्ति है।
ये फिल्म की एक पावर है, फिल्म की एक अपनी स्पेशलिटी है जो दूसरी आर्ट्स थोड़ा लैक करती है। ये फिल्म के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी एक बात कि फिल्म में आपने सुना होगा कि जब फिल्म को आप बना लेते हैं, शूट कर लेते हैं, तो जब एडिटिंग की स्टेज पर आप पहुंचते हैं तो आप शॉट को शॉट के साथ रखते हैं, एक शॉट को दूसरे शॉट के साथ रखते हैं। ये जो आपका मैथमेटिक्स है, ये जो आपका ऑर्डर है, ये जो आपका एक तरीका है, एक करीना है उन शॉट्स को शॉट्स के साथ रखने का, वही आपकी स्टोरी को अनफोल्ड करता है। आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। जब सिनेमा की शुरुआत हो रही थी 18वीं शताब्दी के अंत में, 1895, 94, 93, 92 में ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने बहुत मेहनत की और अपना एक कैमरा उन्होंने बनाया और दुनिया भर में अपनी छोटी छोटी क्लिप्स को वो दिखा रहे थे। तो उस वक्त एडिटिंग नाम की चीज़ का कोई जानकारी लोगों को नहीं थी। उन्होंने जो भी क्लिप्स खींचे थे वो सारे क्लिप्स एक रियल सिचुएशंस के क्लिप थे। जैसे कुछ वर्कर्स हैं जो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो शाम को अपने काम से वापस जाते हैं तो उनको शूट कर लिया गया था, या कुछ ऐसे और शूट किए गए थे जो नेचुरल हैपनिंग्स थी। एक ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे, उसको शूट कर लिया गया था, या कुछ ऐसे छोटा बच्चा एक धूप में बैठा हुआ है उसकी कुछ शूटिंग कर ली गई थी। वही लोगों को दुनिया भर में जा कर के ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने दिखाया। हिंदुस्तान में भी वो आए थे। हिंदुस्तान में मुंबई के वॉटसन होटल था एक, आपने अगर उसको नाम सुना हो कभी, वॉटसन होटल का, वॉटसन होटल में वो फिल्म दिखाई गई थी। 1896 में वो फिल्म दिखाई गई थी ल्यूमियर ब्रदर्स की। और उस फिल्मों का उस ज़माने में आप देखिए 100 साल से ज़्यादा पहले, मतलब 120 साल के आसपास हो गया, 25 साल के आसपास, ₹1 की टिकट रखी गई थी और वो हाउसफुल थी वहाँ पे देखने के लिए, इतने लोग वहाँ थे। और किस तरह से उनका एडवर्टीजमेंट किया गया था कि जिंदा तस्वीरें, जिंदा पिक्चरें देखें, चलती हुई गाड़ी आप पर्दे पे देखें। तो किस तरह की एक लोगों के मन में उत्साह और किस तरह का एक लोगों के मन में एक्साइटमेंट रहा होगा उसके लिए कि जिंदा तस्वीरें देखें और चलती हुई रेलगाड़ी को आप देखें। तो वहाँ पे वो ₹1 के टिकट रखने के बाद भी हाउसफुल रहा और सब लोगों ने वो चीज़ें वहाँ देखी। तो एक लोगों में अलग एक्साइटमेंट थी। कुछ लोग डर के भी, जब ट्रेन वहाँ पे ट्रेन का शॉट दिखाया गया था तो डर के भी लोग हटे हैं अपनी सीट से। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ हुई हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिनेमा किस तरह से आपके मन के ऊपर, किस तरह से आपके मस्तिष्क के ऊपर एक प्रभाव डालता है। उसका जो प्रभाव है ना, उसका जो इम्पैक्ट है वो इमेंस है। और दूसरी एक बात, इसमें आपको एक आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई बैरियर नहीं है। आपको अगर तमिल पढ़नी है तो आपको तमिल जानना पड़ेगा, आपको अंग्रेज़ी पढ़नी है तो आपको अंग्रेज़ी को समझना पड़ेगा, आपको हिंदी पढ़ना है तो आपको हिंदी की भाषा का, हिंदी के व्याकरण का और हिंदी की शैली का ज्ञान रखना पड़ेगा। सिमिलरली ये सारी भाषाओं पे एप्लीकेबल है। लेकिन सिनेमा की एक ऐसी भाषा है जिस भाषा की आपने विधिवत कोई पढ़ाई भी ना की हो, कोई कोर्स भी ना किया हो, कोई जानकारी भी ना ली हो, तब भी आप उसकी एक एक बात समझते हैं, उसकी एक एक चीज़ महसूस करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। आपने देखा सिनेमा घरों में जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो बड़ी तालियां बजती हैं। आज तो ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया मल्टीप्लेक्सेस के आने से। एक ज़माना था जब हम छोटे थे और आपकी उम्र के थे तो सिंगल प्लेक्स हुआ करते थे, मल्टीप्लेक्स का कल्चर उतना ज़्यादा नहीं था, ये अभी 25 सालों में बढ़ा है। उन दिनों लोग बहुत तालियां बजाते थे, बहुत सीटियाँ बजती थी सिनेमा घरों के अंदर। उसका रीज़न आपने सोचा क्यों वो ताली बजती है, क्यों वो सीटी बजती है? उसका मतलब ये है कि आप कहीं रिलेट करते हो उस फिल्म से, आपको कहीं इंजॉयमेंट है, आपको अच्छा लग रहा है वो फिल्म देख करके, तभी आपने वो ताली बजाई है, सीटी बजाई है, शोर मचा है। अगर आपको वो इंजॉयमेंट नहीं है, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है या आपको वो बात समझ में नहीं आती, तो ना आप ताली बजाओगे, ना सीटी बजेगी, ना शोर मचेगा। तो आप तो सिनेमा को पढ़ के नहीं गए थे, या आपने तो सिनेमा की भाषा को समझने की कोशिश नहीं की थी, या आपने फिल्म के ग्रामर को नहीं समझा था। किसी ने नहीं जाना था कि कितने के तरह के शॉट्स हैं और कौन सा शॉट्स क्या कहता है, कितने तरह की फिल्म में कंटिन्यूटी है और कौन सी कंटिन्यूटी क्या करती है, स्क्रीन डायरेक्शन क्या है, 180 डिग्री का रूल क्या है, सिनेमेटोग्राफी का पर्पस क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग के सॉफ्टवेयर क्या हैं, एडिटिंग के रूल क्या हैं, मोन्टाज क्या है, डॉक्यूपैज क्या है, डॉक्यूपैज क्लासिक क्या है, कुछ नहीं आपने समझा था। बट स्टिल यू आर enjoying the film, you are understanding the movie. Why? Because it is a language which is far beyond your language hurdles, like any other language in any subject like Hindi or English or maybe French. You would be able to understand the meaning of that particular
scene of that particular shot. I would like to give you an example, the earlier example of the great filmmakers of Russia, where they did an experiment. They did an experiment. What was that experiment? There was a shot of an eye. There was a shot of an eye, a close-up of an eye, and just a shot of an eye, nothing more, nothing less. And there is a shot of a water droplet. The shot of a water droplet, and it is nothing less than a water droplet, nothing more than a water droplet. And these two shots has no relation at all. This close-up of an eye has nothing to do with the shot of a water droplet. And this water droplet has nothing to do with this shot of an eye. But the moment you juxtapose these two shots, the shot of a water droplet with the shot of a close-up of an eye, the inner meaning of the shot will come out, which may be like sorrow, tear, any emotion. The moment you juxtapose these two shots, an inner meaning will come out. And this is the power of the juxtaposition of shots. This is the power of the editing in filmmaking. ये आंख का कोई शॉट था, एक पानी की बूंद का कोई शॉट था, जिन दो शॉट्स का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उनको एक साथ रखा, एक इनर मीनिंग आ गया, जो दुख हो सकता था, जो आंसू हो सकता था, कोई आपका इमोशन हो सकता था, वो फिल्म ने बिना तीसरा शॉट दिखाए आपको तीसरे शॉट का एक एहसास कराया. दीज आर द इनर मीनिंग्स ऑफ फिल्म. इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक व्यक्ति था जो एक टेबल पे अपने हाथ ऐसे रख के बैठा हुआ था, सिंपल. और उसके बाद में एक शॉट लिया गया जिसमें एक सूप का कटोरा था, जिस सूप के कटोरे से बड़ी भाप निकल रही थी. अब ये सूप के कटोरे का इस व्यक्ति से जो ऐसे बैठा है कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिल्म के लिए उनको जक्सटापोज किया गया, उनको एक के बाद एक ऑर्डर में रखा गया कि पहले उस व्यक्ति को ऐसे दिखाया और उसके बाद उस सूप के कटोरे को जक्सटापोज करके दिखाया गया सिनेमा के पर्दे पे. तो जो इनर मीनिंग आया वो ये आया कि दिस मैन इज हंग्री, कि भूखा है और ये इस सूप को पीना चाहता है. ये फीलिंग आई. तो ये कहा गया कि यार ये तो कुछ लेना देना नहीं था सूप से इस व्यक्ति का, लेकिन इसको अगर हम जक्सटापोज कर रहे हैं तो इस तरह का मीनिंग आता है. फिर कहा गया कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं. उस सूप के कटोरे को हटाया और उस सूप के कटोरे को हटाने के बाद एक व्यक्ति को दिखाया जो एक कॉफिन में पड़ी हुई डेड बॉडी थी, और पहला शॉट लगाया इस व्यक्ति का जो ऐसे बैठा था और दूसरा शॉट लगाया उस कॉफिन का. तो जो इनर मीनिंग इस बार आ रहा था वो ये आ रहा था कि ही इज नाउ सैड, अब ये दुखी है और इसको दुख है इस व्यक्ति के मर जाने का. हो सकता है ये इसका रिलेटिव हो सकता है इसका भाई हो सकता है इसका मेंटर हो, गुरु हो, दोस्त हो, बेटा हो, कोई ना कोई इनका रिलेशन है और इस तरह की मीनिंग आ रहे हैं. तो ये देखा गया कि फिल्म में जक्सटापोजिशन, फिल्म की एडिटिंग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले कर रही थी, और ये एक अलग विधा और एक नई जानकारी लोगों के सामने आई. और जक्सटापोजिशन ने, एडिटिंग ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना शुरू किया. आपने देखा होगा फिल्म के अंदर दिखाया जाता है, जब आप कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करते हैं सिनेमा में, तो आपने देखा है कि जब कॉन्ट्रास्ट दिखाते तो एक जगह दिखाएंगे कि एक जगह एक परिवार के लोग पार्टी कर रहे हैं, बहुत पार्टी कर रहे हैं, दे आर इंजॉइंग, डिस्को में हैं, दे आर डांसिंग, दे आर हैविंग ड्रिंक्स, and they are enjoying a lot with their friends and all. Similarly, at the same point of time, their parents, जिनको ये अपने साथ नहीं रखते हैं, वो लोग मजदूरी कर रहे हैं कहीं पे, और अपने जो शाम का खाना उनका बनेगा उसके लिए वो बोझा ढो रहे हैं अपनी कमर पे, और एक अलग म्यूजिक है, इधर डांस का म्यूजिक है. सिमिलरली वहाँ पे वो लोग बोझा ढो रहे हैं जिससे शाम के लिए वो कुछ आटा खरीदेंगे या कुछ सब्जी खरीदेंगे और शाम का भोजन का इंतजाम करेंगे. एक समय पे दोनों चीजें हो रही हैं. दिस इज नोन एज पैरेलल एडिटिंग एंड इट गिव्स यू ए कॉन्ट्रास्ट इन फिल्म मेकिंग एंड एनहांसेस द ड्रामेटिक एलिमेंट इन फिल्म मेकिंग. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दीज थिंग्स. कितने लोगों ने ये चीजें देखी हैं जो मैं बता रहा हूं? देखा है ना. तो ये सारी चीजें ड्रामेटिक एलिमेंट्स को बढ़ाती हैं और यहीं से सिनेमा की शक्ति का एहसास आपको कराती हैं. ये सुविधा आपको लेखन में नहीं मिल पाती है. जब आप लिखते हैं तो लिखने में वो चीज़ क्योंकि दिखती नहीं है, सुनाई नहीं देखती है, वहाँ पे उतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं है जो सिनेमा के साथ सुविधा होती है आपको. आप अंधेरे में बैठे हैं, आप
टेक्स्ट भी वहाँ देखते हैं, आप वहाँ पे म्यूज़िक भी देखते हैं, वहाँ पे आप ऑडियो को भी सुनते हैं, वहाँ पे आप साउंड इफ़ेक्ट्स को भी सुनते हैं। तो सारी चीज़ें, जो सारी शक्तियाँ हैं, ये सारे जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती हैं, इन सबका एक साथ आपके ऊपर अटैक है। और वो अटैक भी बड़ा एक क्रिएटिव वे में है।